नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा 2024 का बजट आपके सामने है। विभिन्न न्यूज़ के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल कर्मचारी मजदूरों को क्या बेनिफिट मिलना था और किसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे और क्या उनके लिए घोषणा नहीं किया गया, उस पे चर्चा करने आया हूं, ताकि आप लोगों को भी ये पता चल सके कि आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत थी। सरकार ने उस पे ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसको बाद में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बजट में जो लुभावने वादे मजदूर कर्मचारियों के लिए किए गए हैं उसकी हकीकत क्या है। इस अखबार को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। हो सकता है आपको भी जानकारी मिली होगी और शायद इस पे नज़र नहीं गया होगा। हालांकि सरकार के द्वारा ईपीएफओ के बारे में कर्मचारियों को एक वादा किया गया है, जिसके तहत बताया गया है कि पहली योजना के तहत ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले नए कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में की जाएगी। कहने का मतलब 3 महीने में वो मैक्सिमम 15,000 की मदद करेंगे। लेकिन किसको? और जिसके नीचे पात्रता के बारे में लिखा हुआ है कि जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये महीने से कम होगी। तो इसमें सोचने वाली बात है कि 99,000 वाले को भी ये लाभ देने जा रहे हैं, ऐसा इनका दावा किया गया है। जबकि इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि ईपीएफओ के तहत कौन लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कितनी सैलरी वाले लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने ये जो दावा किया है इसके बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि भले ही मजदूरों के लिए ये कहा गया होगा कि 5 साल तक 5 किलो अनाज वाला स्कीम चलता रहेगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, यानी कि जो पढ़े लिखे मजदूर हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनको उस 5 किलो अनाज की नहीं, बल्कि जो लीगल तरीके से उनका अधिकार है उसके तहत सरकार को ध्यान देना चाहिए था, जो कि ध्यान नहीं दिया गया। अब ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा अधिकार है, वो कौन सा मुद्दा था जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो जैसा कि ईपीएफओ के बारे में हमने बात करना शुरू किया है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरे देश के कर्मचारी जो कि ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड हैं या फिर रजिस्टर्ड होने वाले हैं, वो सबसे पहले अपनी सीलिंग लिमिट बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे। अब आप पूछेगा सीलिंग लिमिट क्या होता है? कहने का मतलब जब भी आप नौकरी ज्वाइन करते हैं और आपकी जो सैलरी है, यानी कि बेसिक और डीए 15,000 रुपये तक होता है, तभी एम्प्लॉयर यानी कि आपका मालिक आपका पीएफ खाता खोलने के लिए बाध्य होता है। अगर उसने 15,000 रुपये से ज़्यादा आपका बेसिक और डीए दिखा दिया तो ऐसी स्थिति में वो पीएफ आपका नहीं काट सकता है। और सरकार के द्वारा क्या घोषणा की गई है कि 1 लाख रुपये तक आपकी सैलरी है, तो ऐसे में वो 15,000 रुपये 3 महीने तक लाभ देंगे। तो ये तो आगे आपको समझने की बात है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर सीलिंग लिमिट आपका बढ़ जाता है। हालांकि जो ईएसआई का सीलिंग लिमिट है वो 21,000 रुपये है। उम्मीद थी कि 21,000 रुपये तक कर दी जाएगी और पीछे आप विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से भी आपको ये जानकारी मिल रही थी कि सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन घोषणा नहीं की गई। हालांकि इसको बढ़ने से जिन लोगों का भी पीएफ का खाता पहले से खुला हुआ है उनकी इन हैंड सैलरी कम हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलता। फ़ायदा क्या मिलता? एम्प्लॉयर के द्वारा आपके खाते में ज़्यादा पीएफ का पैसा जमा किया जाता। इससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको बेनिफिट था, जिसके बारे में हाल ही में हमने एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अब आते हैं ईएसआई के बारे में। उसका भी सीलिंग लिमिट बढ़ना चाहिए, जो कि एक कर्मचारी के लिए वरदान स्वरूप है, एक इंश्योरेंस स्कीम है, उसके मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। हालांकि मोदी जी की गारंटी यहाँ भी फेल हो गई। अभी तक जो ईएसआई का सीलिंग लिमिट है मात्र 21,000 रुपये है। इसका मतलब जिसका बेसिक और डीए 21,000 रुपये तक है उसी का इलाज ईएसआई के तहत मुफ्त में हो सकता है। या फिर बहुत सारी सुविधाएं, मैटरनिटी लीव की बात हो या फिर आपको मेडिकल लीव की बात हो, ये सारी सुविधाएं ईएसआई के तहत मिलती है। कहने का मतलब बेसिक और डीए जिसका 21,000 रुपये से ज़्यादा हो गया वो इस स्कीम से बाहर हो गया। और अभी अगर आप जाकर के चेक कीजिएगा तो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गया है सेंट्रल स्फेयर का। तो वो सारे लोग इस ईएसआई के स्कीम से वंचित हो गए हैं और इस पे सरकार का ध्यान है ही नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं और आप मजदूर कर्मचारी साथियों का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जा पाए, सरकार तक पहुंच पाए। साथ ही अभी आप जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको 2 महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं जिसके बारे में आप शायद सोच ही रहे होंगे। और वो है एक कर्मचारी को जो बोनस मिलता है, यानी कि साल भर काम करने के बाद
दीपावली के समय में आपको दिया जाता है। ये किनको दिया जाता है, तो इसका भी सीलिंग लिमिट जो है 21,000 रुपये है, यानी कि 21,000 रुपये तक सैलरी है तभी आपको बोनस मिलेगा। और अगर ज़्यादा सैलरी हो गया है तो आप सीधे बोनस एक्ट से बाहर हो गए हैं। इसको भी बढ़ा करके कम से कम 30,000 35,000 रुपये सरकार को कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब ईपीएफ के तहत सरकार ये कहती है कि 1 लाख रुपये तक जिनकी सैलरी है उनको आर्थिक सहायता देंगे, तो भैया अगर आप सहायता देने के लिए तैयार हैं तो इसको बढ़ाने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? इसको बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिल जाएगा। अब अंत में बात आती है कि ये सारी सीलिंग लिमिट बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। आपको बता दें कि सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है 26,728, ये हाईली स्किल का है और ए कैटेगरी का शहर जो कि पूरे देश के अंदर 16 के आसपास है, वहाँ पे काम करते हैं, ग्रेजुएट हैं, तो इतना पैसा मिलना चाहिए। और इसके बारे में हाल ही में हमने जानकारी दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। अब आपको बता दूँ कि ये जो सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है 2017 में बढ़ाया गया था और अपने आप नहीं बढ़ाया गया था, जिसके तहत मैंने खुद IRCTC से नौकरी से निकाले जाने के बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगा करके पूरे देश के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनके लिए समान काम समान वेतन का मांग किया था। माननीय कोर्ट के इस याचिका को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 से सेंट्रल स्फीयर का 42% न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया, जो कि 5 साल के बाद ऑटोमेटिक फिर से रिवाइज होना चाहिए था। 5 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इसके बारे में ना कोई कमेटी बनाई गई है और ना ही रिवाइज करने का कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर सेंट्रल स्फीयर के अंतर्गत 50 लाख मजदूर काम करते हैं, जैसा कि श्रम मंत्री के द्वारा दावा किया गया था। ऐसी स्थिति में बजट के अंदर इसकी भी घोषणा होनी चाहिए थी, जो कि सरकार के द्वारा घोषणा नहीं की गई। और ऐसे में आपकी सैलरी अगर बढ़ती है नियमितः तो आप ज़्यादा सशक्त होते हैं। इसके तहत जैसा कि हमने बताया ईपीएफ का सीलिंग लिमिट, ईएसआई का सीलिंग लिमिट, बोनस एक्ट का सीलिंग लिमिट और तो और सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और साथ ही आप ज़रूर लिखेंगे कि कौन से शहर में, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लिखिएगा और शहर का नाम लिख दीजिए, जिससे कम से कम जो लोग भी इस वीडियो को देखें उनको ये पता चल पाए कि पूरे देश के अंदर कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं और चाहते हैं कि ये सारे जो लिमिट्स हैं वो बढ़ने चाहिए, जिससे कि ऑटोमेटिक एक मजदूर कर्मचारी जो कि पढ़े लिखे भी हैं, सरकारी ऑफिस के अंदर भी काम करते हैं, प्राइवेट ऑफिस के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और इस पे सरकार का ध्यान जाना चाहिए। दोस्तों, इस जानकारी को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।